हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पर्सनालिटी 3.2 में दिए गए कुल जितने भी प्रश्न हैं उनका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कक्षा 8 के गणित विषय का जो पर्सनालिटी 3.2 है उससे संबंधित कुल जितने सारे प्रश्न दोस्तों उन सबका सोल्यूशन मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लास्ट एंड तक जरूर देखते रहिएगा, तभी जाकर दोस्तों आपको ये वीडियो बिल्कुल इस तरीके से समझ में आएगी। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों आपके पर्सनालिटी 3.2 में दिए गए जो प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा जा रहा है पहला प्रश्न में कि समलंब क ख ग घ में कोण क बराबर 100 डिग्री तथा कोण ख बराबर 110 डिग्री है। कहने का मतलब दोस्तों कि आपका कोई एक समलंब चतुर्भुज है जिनके कोणों की माप क्रमशः क ख ग घ है और इन चारों कोणों में से दो ठो कोण आपको बताया जा रहा है, जिसमें से जो कोण क है उसका मान है 100 डिग्री और जो कोण ख है उसका मान है 110 डिग्री। और आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। तो शेष दो जो कोण है वो कौन कौन बच रहा है आपके सामने। तो जो दोस्तों यहाँ पर शेष जो दो कोण बच रहा है वो बच रहा है आपका ग, आएगो बच रहा है घ। इन्हीं दोनों कोणों की क्या करनी है, आपको मापे बतानी है। तो ध्यान से दोस्तों आप लोग समझते रहिएगा कि हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे और किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो चतुर्भुज है वो आपका है क्या। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है आपका वो एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज है और मैंने समलंब चतुर्भुज से संबंधित जो वीडियो है उसमें बिल्कुल सरल तरीके से समलंब चतुर्भुज को बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों समझाया है कि आखिर जो समलंब चतुर्भुज है वो क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है और इससे संबंधित हम प्रश्नों को किस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिया जा रहा है कि इनके दो कोण कौन कौन है। तो एगो कोण क का मान दिया है 100 डिग्री और ख का मान दिया है 110 डिग्री। तो ग और घ हमको क्या करना है, निकालना है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर समलंब चतुर्भुज की परिभाषा देखिएगा तो समलंब चतुर्भुज की परिभाषा आपसे यही बोलता है कि इनके दोनों युग्मों की भुजाओं में से किसी भी एक युग्म की भुजा आपस में समानांतर होती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो आपका आकृति है वो एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके दोनों युग्मों की भुजाओं में से कोई भी एक युग्म की भुजा आपस में समानांतर होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क ख और जो ग घ भुजा है वो आपस में समानांतर। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हम इन दोनों भुजाओं को अगर दोनों ओर असमित रूप से अगर बढ़ाएं तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जबकि दोस्तों अगर हम लोग क घ और ख ग भुजाओं को अगर असीमित रूप से नीचे या ऊपर की ओर बढ़ाएं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे और इधर बिल्कुल भी प्रतिच्छेद करेंगे ही नहीं। इसलिए बोल सकते हैं कि ये दोनों भुजा समानांतर तो नहीं है लेकिन ये दोनों भुजा आपस में क्या है, समानांतर है। तो दोस्तों जब ये दोनों भुजा आपस में समानांतर हो चुकी है तो उस स्थिति में आप देख सकते हैं कि इन दोनों भुजाओं के समानांतर होने के कारण यहाँ पर जो आप भुजा देख रहे हैं क घ और ख ग, ये दोनों को दोनों भुजाएं इन दोनों समानांतर भुजा के लिए एक प्रकार का तिर्यक रेखा है या बोल सकते हैं तिर्यक भुजा है। बोल सकते हैं दोस्तों क घ और ख ग क्या है, तिर्यक भुजा। तो यहाँ पर जब आप देख सकते हैं कि यहाँ कोण बन रहा है 100 डिग्री और यहाँ कोण हमको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो ये जो कोण है दोस्तों हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी जो कोण घ है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं, यानी कि 100 डिग्री और इसको मान लेते हैं ये कोण जो है आपका वो x है। तो 100 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब आप बोलेगा 180 डिग्री क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोग को बार बार बताया था कि जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं तो उनके तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों की मापों का कुल योग 180 डिग्री होता है। तो जब इनके एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों की मापों का योग जो है वो 100 डिग्री और x है तो इनका टोटल योग कितना आएगा, तो 180 डिग्री। और उस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि 180 में से 100 डिग्री को माइनस करके x का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और जस्ट यही गुण दोस्तों हम लोग ग के साथ भी क्या करेंगे। और इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन में जो दो ठो आपको कोण पता नहीं है ग और घ का, इसका दोस्तों आपको कोण का मान निकल जाएगा। तो कैसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों सरल तरीके से आप लोग बताऊंगा कि इनके कोणों की मापों को आप दोस्तों कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिख लेते हैं हल और इसमें लिख लेते हैं दिया गया है समलंब चतुर्भुज क ख ग घ में कोण क बराबर 100 डिग्री, ठीक है, तथा कोण ख बराबर 110 डिग्री ज्ञात करना है। कोण ग तथा कोण घ बराबर वाट, ठीक है, कि कोण ग और कोण घ का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख लेते हैं चूंकि इसलिए हो सकता है कोण क प्लस कोण घ बराबर 180 डिग्री। किससे दोस्तों, तो एक ही ओर के एकांतर कोण से। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कोण क का मान दिया है कितना, 100 डिग्री। तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर कितना दोस्तों, 100 डिग्री प्लस कोण घ
बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोस्तों कोष्ट में, तो कोण क बराबर 100 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हो सकता है इसलिए कोण घ बराबर 180 डिग्री या माइनस 100 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 में से 100 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा कितना दोस्तों यहाँ पर 80 डिग्री। यानी दोस्तों आपके जो कोण घ है उसका मान क्या निकल गया 80 डिग्री। तो यहाँ पर जो आपका कोण आएगा ना वो कितना निकल कर आएगा तो 80 डिग्री। अब जोड़िए तो आप लोग अगर 100 डिग्री 80 डिग्री जोड़िएगा तो दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर इसका मान निकल कर आ गया 80 डिग्री। अब क्या करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर ग का निकालते हैं। तो दोस्तों नीचे तो जगह नहीं है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि इसे यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ से बनने के बाद क्या होगा यहाँ पर बनेगा, आप लोग समझिए इस चीज़ को। तो क्या करते हैं लिखते हैं पुनः कोण ख प्लस कोण ग इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी किससे हो जाएगा तो एक ही और कौन था एकांतर कोण से। कोण ख का मान कितना दिया है, कोण ख का मान दिया है 110 डिग्री। तो लिख लेंगे यहाँ पर 110 डिग्री प्लस कोण ग इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। आज साइड में दोस्तों हम लोग लिख लेंगे कि कोण ख बराबर 110 डिग्री दिया है, इसलिए कोण ग का मान निकल जाएगा कितना तो 180 डिग्री या माइनस 110 डिग्री। तो जब दोस्तों 180 डिग्री में से 110 डिग्री को हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर आपका मान कितना निकल जाएगा बताइए। यहाँ पर दोस्तों का मान निकल कर आ जाएगा 70 डिग्री। तो हम यहाँ पर 70 डिग्री लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके दोनों कोण का मान क्या चुका है ज्ञात हो चुका है। यानी कि जो कोण ग है उसका मान निकल कर कितना आया है तो 70 डिग्री, ठीक है। तथा जो दोस्तों यहाँ पर कोण घ है उसका मान कितना निकल कर आया है तो 80 डिग्री। और इस प्रकार से आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन हो चुका है। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न का। तब तक दोस्तों आप लोग क्या कीजिए इसको आप लोग अच्छे से उतार लीजिए। यानी सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ से हमको यहाँ तक उतारना है और फिर देखेंगे पुनः, फिर पुनः के बाद क्या करेंगे कि यहाँ तक उतार लेंगे। ये आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अब हम यहाँ पर दूसरे नंबर के सोल्यूशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे नंबर जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं। आप जानते हैं कि आसन्न भुजा उसको बोलते हैं जो किसी चतुर्भुज की अगल बगल की भुजा होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग आसन्न भुजा। तो आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समानांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी, यानी परिमाप क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को हम ये मान लेते हैं कि समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा क्रमशः 3x और 2x के अनुपात में है। क्योंकि यहाँ पर जो अनुपात है वो अनुपात किस प्रकार से है, किस संख्या कटने से है वो हमको पता नहीं है। तो इन दोनों संख्याओं में जो संख्या उभयनिष्ठ है उसको मान लेते हैं क्या x। क्योंकि दोस्तों मान के चलते हैं जब इसको ऐसे मान लीजिएगा ना 3x और 2x, इनका अनुपात निकालिए 3x बॉटम कितना हो जाएगा 2x है। तो जब दोस्तों हम लोग यहाँ पर x को कटा देंगे तो नहीं बच जाएगा 3:2, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कौन है ये हमको पता ही नहीं है। तो इसी को हम लोग मान लेते हैं कि वो क्या है तो वो x है। और उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग बोलते हैं कि जो समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा है वो क्रमशः 3x और 2x के अनुपात में है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसके सोल्यूशन को करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। मान लिया कि समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं क्रमशः 3x एवं 2x के अनुपात में है, ठीक है। इस प्रकार पहली आसन्न भुजा बराबर 3x तथा दूसरी आसन्न भुजा 2x। समझ सकते हैं यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर क्या बताया। पहला हमने मान लिया कि समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा क्रमशः 3x और 2x के अनुपात में है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस समानांतर चतुर्भुज की जो पहली भुजा होगी वो कौन होगी तो 3x है, और जो दूसरी भुजा होगी वो कौन होगी तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा 2x। और यही दोनों भुजा क्या है एक दूसरे के आसन्न, जिसमें से 3x आपका पहली आसन्न भुजा हो जाएगा और 2x आपका दूसरी आसन्न भुजा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों आसन्न भुजाओं में से आपका एक आसन्न भुजा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया जा रहा है, जिसमें दोस्तों आपसे बताया जा रहा है कि यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पर जो पहली आसन्न भुजा वो कितना है 3x के बराबर है, और जबकि पहली आसन्न भुजा था कितना तो 6 सेंटीमीटर। तो इसकी सहायता से क्या करते हैं हम लोग दोस्तों निकालते हैं x का मान। तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिए इसे तो आप लोग उतार लिए होंगे, तो मैं इसे क्या करता हूँ मिटा देता हूँ, ठीक है। लिख सकते हैं दोस्तों जबकि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर दिया है इसलिए पहली आसन्न भुजा बराबर 3x। अब देखिए दोस्तों पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। अब बराबर कितना हो जाएगा 3x। 6 को क्या करते हैं 3 से कटा देते हैं तो कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, इसलिए x बराबर हो जाएगा दोस्तों
2 सेंटीमीटर, यानी 2 बार में क्या होगा यहाँ पर कट जाएगा, तो लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। तो x का मान कितना हो चुका है 2 सेंटीमीटर। तो इसकी सहायता से क्या करते हैं हम लोग दूसरी आसमान भुजा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं और तो दूसरी आसमान भुजा बराबर, दूसरी आसमान भुजा कितने हैं दोस्तों 2x है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2x। अब देखिए x का मान कितना है, x का मान है 2 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर। और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपके समानांतर चतुर्भुज की जो आसमान भुजा है वो निकल चुके हैं। पहला कौन था ऑलरेडी आपको पता था कितना था, तो 6 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या कितना निकल गया तो 4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों भुजाओं की सहायता से क्या करते हैं हम इसका परिमाप निकालते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपसे परिमाप में पूछा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि समानांतर चतुर्भुज का परिमाप हम कैसे निकालते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज का परिमाप इनके चारों भुजाओं को जोड़कर हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों जब इनके आसमान भुजाएं में जो 2 भुजा है वो 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो शेष दोस्तों 2 जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर नहीं होंगे। कहने का मतलब कि जो समानांतर चतुर्भुज होता है उनकी दोस्तों जो सम्मुख भुजाएं होती है आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर जो पहली आसमान भुजा है इसके सम्मुख कोई भुजा होगा, तो इसके सम्मुख जो भुजा होगा ना उसकी माप कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। और जो यहाँ पर दूसरी आसमान भुजा है उसकी माप कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो इसके भी सम्मुख कोई भुजा होगा, तो इसके सम्मुख जो भुजा होगा उसकी भी माप कितनी होगी तो 4 सेंटीमीटर। और सबको दोस्तों क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो जितना दोस्तों आपका योग निकल कर आएगा वही दोस्तों इस समानांतर चतुर्भुज का परिमाप कहलाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था एक सूत्र बताया था जिसका दोस्तों निरूपण होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि 2 इंटू आसमान भुजाओं का योग। तो निकाल सकते हैं दोस्तों इसको। अब समानांतर चतुर्भुज का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू आसमान भुजाओं का योग। अब देखिए 2 इंटू आसमान भुजाओं का योग, तो आसमान भुजा कौन कौन है, एगो 6 सेंटीमीटर है और एगो 4 सेंटीमीटर है। तो लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 6 4 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बराबर में 10 दूनी के 20 सेंटीमीटर। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपका 2 प्रश्न क्या हो चुका खत्म हो चुका है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना निकल कर आएगा तो 20 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। तो दोस्तों इसे आप लोग उतार लीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको काफी दोस्तों पसंद आया होगा कि इसको हम लोग किस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आपको मिले तो उसका भी सोल्यूशन क्या कर सकते हैं आप इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, तब तक आप लोग इतना उतार लीजिए। तो दोस्तों अब आइए हम लोग क्या करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, ठीक है, यानी कि इनके चारों कोणों में से जो पहला कोण है उसका माप आपको दिया जा रहा है कितना है तो 120 डिग्री। उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी, मतलब कि यहाँ पर कोई दोस्तों आपका समानांतर चतुर्भुज है और इस समानांतर चतुर्भुज का जो कोण ए है उसकी माप आपको पता है कितना है 120 डिग्री। और आपको क्या करना है दोस्तों कि इसमें जो बाकी के जो शेष 3 कोण बच चुके हैं बी सी डी, इन तीनों कोणों की माप आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा, इतना सरल तरीके से बताऊंगा कि आपको दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके माइंड में उतर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे हल। लिख लेते दोस्तों, मान लिया कि कोई एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी है जिसमें कोण ए की माप 120 डिग्री है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, तो यहाँ पर तीनों कोण की माप ज्ञात करना है बी सी डी। तो लिख सकते हैं कोण बी कोमा कोण सी तथा कोण डी बराबर 8 है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। आप सभी को पता है कि जो समानांतर चतुर्भुज होती है इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं दोस्तों। तो जब इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि इनकी परिभाषा के वजह से आप लोग जानते होंगे कि समानांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समानांतर होती है। तो इनके सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समानांतर होने के साथ ही इनके सम्मुख कोण भी क्या हो जाते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं। तो उसी को दोस्तों क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट के रूप में। तो आप लोग देखिएगा, तो दोस्तों देखिएगा मैंने यहाँ पर आप लोग क्या बताया, देखिए स्टेटमेंट के माध्यम से मैंने आप लोग यहाँ पर ये बताया कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की माप परस्पर समान होती है, समान करने मतलब बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप 4 को कोण देख रहे हैं कोण ए बी सी डी, तो इनके भी सम्मुख कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि जो चतुर्भुज है आपका वो एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कोण ए है उसकी माप किसके बराबर होगी तो कोण सी के, क्यों, क्योंकि कोण ए के वो सम्मुख है इसलिए कोण ए की माप कोण सी के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों जो कोण बी है वो किसके बराबर होगी तो कोण डी के, क्यों, क्योंकि दोस्तों जो कोण बी है वो कोण डी के सम्मुख है। तो इसलिए इसको हम दोस्तों क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इसलिए कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। साथ ही
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री। बताइए दोस्तों, हो सकता है? बताइए जल्दी कैसे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे चतुर्भुज के गुण से, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों के मापों का कुल योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। इससे दोस्तों मैंने यहाँ पर चतुर्भुज के गुण से लिख दिया कि इनके चारों कोणों की मापों का जो योग होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी। तो देखिए दोस्तों, कोण बी किसके बराबर है, कोण बी जो है कोण डी के बराबर है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कोण डी आप प्लस, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर कोण सी किसके बराबर है, कोण सी, तो कोण सी जो है दोस्तों कोण ए के बराबर है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कोण ए प्लस कोण डी किसके बराबर है, तो कोण बी के। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बी नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कोण डी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोण डी यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। साइड में हम क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। आपने माना है समीकरण 1 है, देखिए समीकरण में क्या माना है, समीकरण 1 में आपने दोस्तों माना है कि कोण ए की माप कोण सी के बराबर है और कोण बी की माप कोण डी के बराबर है। इसलिए दोस्तों हमने कोण बी के जगह पर क्या लिख दिया, कोण डी, और कोण सी के जगह हमने क्या लिख दिया, कोण ए। अब क्या करते हैं, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। कोण ए को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 कोण ए, ठीक है, और प्लस कोण डी, या कोण डी कितना होगा, 2 कोण डी। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 कोण डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो 2 हो जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा कोण ए प्लस कोण डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। क्या करते हैं दोस्तों हम लोग की कटा देते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जो 360 डिग्री है वो 2 से कट जाएगा, कितना बार में भैया, तो 180 डिग्री में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि कोण ए और कोण डी का जो योग होगा वो निकल कर आ जाएगा यहाँ पर आपका कोण ए प्लस कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं कि हम लोग कोण एक जगह पर लिख सकते हैं 120 डिग्री। बताइए जल्दी क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको एक माप दिया है, एक माप क्या किया है, यहाँ पर आपको दिया है, ठीक है, ऑलरेडी कोण ए की माप कितना है, 120 डिग्री है। यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं कोण ए बराबर 120 डिग्री। तो यहाँ पर इसलिए कोण डी का जो माप होगा वो कितना निकल कर आएगा, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो 180 को 120 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके कोण डी का माप क्या हो चुका, निकल चुका है। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं ऐसे, अतः कोण ए बराबर कोण सी बराबर 120 डिग्री तथा कोण बी बराबर कोण डी बराबर 60 डिग्री। हो सकता है दोस्तों, बताइए क्यों हो सकता है, क्योंकि आपके समानांतर चतुर्भुज के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं और कोण ए का समूह है कोण सी। तो यानी कि जितना माप कोण ए होगा उतना ही माप क्या होगा, कोण सी भी होगा। तो कोण ए की माप कितना है, तो 120 डिग्री। तो कोण सी की माप कितना आएगी, 120 डिग्री। कोण डी का माप कितना निकला है, तो कोण डी का माप निकला है दोस्तों यहाँ पर 60 डिग्री। तो कोण बी का माप कितना निकलेगा, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से आपके जो तीनों कोणों का जो माप है वो यहाँ पर निकल चुका है। तो यहाँ पर जो कोण बी का माप होगा वो दोस्तों निकल कर आएगा 60 डिग्री, जो कोण सी का माप होगा वो दोस्तों निकल कर आएगा 120 डिग्री, और जो कोण डी का माप होगा वो दोस्तों निकल कर आएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपका दोस्तों ये जो क्वेश्चन का सलूशन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अगले वाले प्रश्न पर चलने का प्रयास करते हैं। तब तक दोस्तों क्या कीजिए, आप लोग इसे उतार लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 को समझने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से प्रश्न नंबर 4 को समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। मतलब दोस्तों इसमें आपसे यही पूछ रहा है कि कोई एक समचतुर्भुज है जिनके दोनों विकर्णों में से कोई एक विकर्ण की माप 6 मीटर है और उसके दूसरे विकर्ण की माप 8 मीटर है, और आपको बताना है कि उस समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले कि दोस्तों जो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। यानी अगर हम लोग इस चतुर्भुज के किसी भी अगर एक भुजा की माप अगर ज्ञात कर लेते हैं तो एक भुजा की माप ज्ञात होने के कारण उनके प्रत्येक भुजा की माप भी क्या होती है, ज्ञात हो जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं समचतुर्भुज के गुण से कि जो समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो मान के चलते दोस्तों कि यहाँ पर ये जो आपकी आकृति हो एक प्रकार का क्या है, समचतुर्भुज है।
जिसका नामकरण दोस्तों मैंने ABCD के रूप में किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों इनके जो दो ठो यहाँ पर विकर्ण होंगे कौन कौन होंगे, पहला हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर AC और दूसरा जो विकर्ण है वो हो जाएगा दोस्तों आपका BD। और ये दोनों के दोनों क्या करेंगे दोस्तों, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु O पर। और जहाँ पर दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो समकोण होगा, यानी कि ये एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिच्छेद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ तक की जो लंबाई होगी AO, जो देख रहे हैं ना AO, तो AO की जो लंबाई होगी वो AC का आधा होगी। यानी अगर दोस्तों हम लोग AC अगर पूरा मान लेते हैं, अगर AC दोस्तों पूरा अगर आपकी माप मान के चलते हैं A है और यहाँ पर जो BD की जो टोटल माप है अगर वो B है, तो दोस्तों आपकी BO की माप कितना हो जाएगी, BO की माप, तो BO की माप हो जाएगी दोस्तों B/2, यानी कि इस विकर्ण का, B वाले विकर्ण का आधा। आज जो आप ये देख रहे हैं AO की माप, तो AO की माप कितना हो जाएगी, तो दोस्तों AO की जो माप कितना है A है ना, तो दोस्तों E हो जाएगा A/2, यानी A का आधा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपके दो को भुजा मिल चुका, पहला A/2 और दूसरा का BO की जो माप है वो B/2। और साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन दोनों विकर्णों का एक दूसरे के समकोण पर प्रतिच्छेद करने के कारण यहाँ बनने वाला जो कोण है वो एक प्रकार का दोस्तों क्या बना रहा है, समकोण बना रहा है। तो समकोण होने के कारण आपका जो AO हो जाएगा वो आपके BO पर लंब हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका AO लंब मिल चुका, अब BO आपका आधार मिल चुका, और इस त्रिभुज BOC में जो सबसे बड़ी भुजा AB है वो इस त्रिभुज के लिए कर्ण मिल गया, क्योंकि आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे लंबी भुजा होती है, वो उस त्रिभुज की कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो AB है वो आपकी क्या हो जाएगी, इस चतुर्भुज के लिए दोस्तों एक प्रकार का कर्ण हो जाएगी। इसको क्या करेंगे हम लोग, कर्ण, यानी मान लेते हैं x है, इसको क्या करते हैं दोस्तों x मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसकी सहायता से, इन दोनों की सहायता से हमको x की मान ज्ञात करना होगा। तो x का मान दोस्तों कैसे निकलेगा, तो x का मान निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पाइथागोरस का जो प्रमेय वो आपसे यही कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के वर्गों का योग इनके कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। और जबकि लंब और आधार आपको दोस्तों पता हो चुका है, यानी अगर पहला विकर्ण 6 मीटर है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 3 मीटर। अगर दूसरा विकर्ण 8 मीटर है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 मीटर। और इस प्रकार से इनके वर्गों का योग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस AB की माप हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और जब AB की माप निकल जाएगी तो इस चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की माप क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, मानना होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मान लेते हैं, मान लिया कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः A बराबर 6 मीटर तथा B बराबर 8 मीटर है। अज्ञात क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं, ज्ञात करना है समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की माप कितना होगा ना। तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं वाट। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने से पहले हमको ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ही जरूरी है कि समचतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जब हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं तो हमें दोस्तों आगे बढ़ने का एक रास्ता खुल जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इतना दोस्तों अगर आप स्टेटमेंट लिख देते हैं तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम इनके दोनों विकर्णों की लंबाइयों को आधा आधा कर सकते हैं। तो कैसे, तो आप लोग देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखेंगे, इसलिए पहला अर्धविकर्ण A/2 बराबर क्या हो सकता है दोस्तों, A/2 बराबर देखिए 1/2 गुणा A। तो A की माप आपको कितना दिया है बताइए, A की माप दोस्तों आपको यहाँ पर दिया है 6 मीटर। तो 1/2 गुणा 6 मीटर। हम लोग क्या करते हैं कि 6 मीटर को कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 3 बार में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका निकल कर आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, फिर लिखेंगे तथा दूसरा अर्धविकर्ण B/2 बराबर, मतलब B का क्या दोस्तों, तो आधा। तो B की माप कितना दिया हुआ है, तो B की माप दोस्तों दिया हुआ है 8 मीटर। तो दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं 1/2 गुणा 8 मीटर। और जब हम लोग 8 मीटर को कटाएंगे तो कट जाएगा 2 से कितना बार में, 4 बार में। तो यहाँ पर इसकी जो माप होगी वो कितना निकल कर आ जाएगी, 4 मीटर। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि A/2 की माप कितना निकल कर आया है, तो 3 मीटर। और जो आपका B/2 है उसकी माप कितना निकल कर आया है यहाँ पर, तो 4
मीटर लिखेंगे। अब समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की माप क्या हो सकता है दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं, जरा आप लोग बताइएगा अपने से, √a/2 का होल स्क्वायर अब प्लस में हो जाएगा b/2 का होल स्क्वायर। बताइए ऐसे लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि आपकी जो भुजा का चाहिए कर्ण है, तो जब दोस्तों यहाँ कर्ण है तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग होगा, तो जब यहाँ पर दोस्तों कर्ण का वर्ग होगा तो वर्गवा का किया हम लोग इधर ट्रांसफर कर दिए लंब और आधार के वर्ग की तरफ। तो जब हम लोग लंब और आधार के वर्ग की तरफ इसको ट्रांसफर किए तो जो वर्ग वो रूट पकड़ लिया। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर a/2 की माप है वो कितना निकल कर आया है, देखिए तो a/2 की माप 3 मीटर, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 3 मीटर। अब प्लस b/2 की माप कितना निकल कर आया है, तो b/2 की माप निकल कर आया है 4 मीटर, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों 4 मीटर। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर यहाँ पर दे देते हैं, तो फिर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, देखिए 3 के 9 अब प्लस 4 चौके 16, तो 16 और 9 को एक में रख लेंगे और मीटर क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे तो हो जाएगा मीटर का होल स्क्वायर। अगर नीचे ना देखें तो आगे यहाँ पर देखिएगा, ठीक है 16 और 9 कितना होता है 25, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे दोस्तों 25 मीटर का होल स्क्वायर। आज जब 25 को तोड़ेंगे तो निकलेगा 5 और मीटर स्क्वायर का हो जाएगा मीटर, यानी कहने का मतलब कि जो x की माप है वो कितना निकल जाएगा 5 मीटर, यानी समचतुर्भुज की जो एक भुजा है AB की माप है वो कितना निकल कर आ चुकी है 5 मीटर। तो जब एक भुजा निकला है 5 मीटर तो इसकी प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगी तो 5 मीटर। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, इससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल भी दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होगा इस क्वेश्चन में, ठीक ना। ऐसे क्या होगा कि पता चल गया कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की माप कितनी होती है आपस में बराबर होती है, इसलिए चारों भुजाओं की माप कितना होगी 5 मीटर। तो इस प्रकार से आपके दिए गए जो प्रश्न नंबर 4 में के क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल दोस्तों सरल तरीके से हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन काफी समझ में आया होगा। तो अब आपके दोस्तों प्रश्न 3.2 में दिया गया कुल जितना प्रश्न है वो सारा का सारा खत्म हो चुका है, केवल 5 नंबर दोस्तों बच चुका है। जो 5 नंबर प्रश्न है उसमें दोस्तों आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर, उसमें दोस्तों खाली स्टेटमेंट लिख रहा है, इस पे हॉल नहीं करना है, ठीक ना। आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, देखिए इसमें आपसे कहा जा रहा है एक आयत और समानांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है लिखिए। तो दोस्तों इसे आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब वीडियो बना रखा है और इसके बारे में जानकारी मैंने आप लोगों को फुल दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ दिया है। तो आप चाहें तो अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार आप इसको दोस्तों लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं सर हमको नोट करना है आप लिखवाते तो अच्छा होता है। तो दोस्तों मैं इसे मिटाकर आप लोगों को लिखवाता हूँ, तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिए इसे उतार लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न 5 को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न 5 में यही कह रहा है एक आयत और एक समानांतर चतुर्भुज में क्या समानता एवं अंतर है लिखिए। तो दोस्तों एक समानांतर चतुर्भुज और एक आयत में जो समानता होती है और जो अंतर होती है उसे दोस्तों मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन करके आपके सामने बताने का प्रयास किया है, जिसमें दोस्तों इसमें आपको बताया जा रहा है कि एक आयत और एक समानांतर चतुर्भुज में जो समानता होती है वो क्या होती है, इसमें दोस्तों आपको बताया जा रहा है। और इसमें दोस्तों आपको ये बताया जा रहा है कि एक आयत और एक समानांतर चतुर्भुज में क्या अंतर होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग समानता को देखते हैं पहला नंबर में। तो पहला नंबर समानता दोस्तों बताया जा रहा है कि एक आयत तथा एक समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समानांतर होती है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही समानता है। कहने का मतलब कि जो आयत है वो भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है, आज जो समानांतर चतुर्भुज है वो दोस्तों क्या होती है कि उनके सम्मुख भुजा आपस में बराबर एवं समानांतर होती है। तो इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं जो आयत होगी उसकी भी सम्मुख भुजा क्या होगी आपस में बराबर एवं समानांतर हो जाएगी, इसलिए ये जो समानता है ये दोनों दोस्तों क्या कर रहा है मैच कर रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अंतर में, ठीक है। तो पहला नंबर अंतर में आपसे बताया जा रहा है एक आयत की केवल सम्मुख भुजाएं बराबर होती है जबकि एक समानांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर हो सकती है। दोस्तों आप जानते होंगे कि आयत की सम्मुख भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है, जबकि एक समानांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दोस्तों मैंने यहाँ पर होती है नहीं लिखा है, हो सकती है मैंने लिखा है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो आयत है इसमें केवल इनकी सम्मुख भुजा ही बराबर होंगी, लेकिन एक समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा तो बराबर होंगी ही, लेकिन दोस्तों साथ ही इनके प्रत्येक भुजा भी क्या हो सकती है आपस में बराबर हो सकती है, जबकि ऐसा आयत में बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो वर्ग है वो भी एक प्रकार का दोस्तों आपका समानांतर चतुर्भुज ही होता है और उसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों इसमें क्या होता है एक डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। मैंने काफी दोस्तों इसको चुन कर आपके सामने काफी रिसर्च करके मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया ताकि जब आप इसे दोस्तों लिखे या किसी के सामने अगर आप बताएं
है, तो उसको जानने के बाद काफी दोस्तों ये लगे कि नहीं आप कुछ इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर 2 नंबर में। तो 2 नंबर दोस्तों कहा जा रहा है कि इन दोनों चतुर्भुजों के आसमान कोणों का योग 180 डिग्री होती है। क्यों? क्योंकि दोनों चतुर्भुज ही समानांतर होती है और समानांतर भुजाओं के एक ही और बनने वाले अंतःकोणों की मापों का योग 180 डिग्री होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब तक 180 डिग्री होगा नहीं तब तक उनके जो सम्मुख भुजा होंगे वो आपस में समानांतर होंगे नहीं। तो जब आपके आयत और समानांतर चतुर्भुज ये दोनों ही समानांतर हैं तो दोस्तों इनके आसमान कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा? तो 180 डिग्री। तो इसमें क्या हो रही है? एक समानता इसमें ये मैच कर रही है। अब देखते हैं यहाँ पर अंतर या इंडिफरेंट में। तो दोस्तों 2 नंबर में से कहा जा रहा है एक आयत के प्रत्येक अंतःकोणों की माप समकोण होती है। आपको पता है कि कोई भी अगर आप आयत लीजिएगा तो उसके प्रत्येक अंतःकोण में क्या होगी? समकोण होगी, जबकि एक समानांतर चतुर्भुज में ऐसा कोई निश्चित नहीं है। कहने का मतलब है कि समानांतर चतुर्भुज में ये कोई निश्चित नहीं है कि इसके प्रत्येक अंतःकोणों की माप क्या होगी? एक समकोण ही होगी। समकोण हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये बिल्कुल भी दोस्तों फिक्स नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है कि इनके प्रत्येक अंतःकोणों की माप क्या होगी? समकोण होगी। जबकि आयत में ये दोस्तों फिक्स है कि इनका प्रत्येक अंतःकोणों की माप क्या होगी? समकोण होगी। तो इस प्रकार से इसमें क्या होती है? भिन्नता आ जाती है, यानी अंतर आ जाती है। अब समझते हैं दोस्तों यहाँ पर लास्ट समानता में। तो लास्ट समानता से कहा जा रहा है इन दोनों चतुर्भुजों का कोई एक विकर्ण इन्हें 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी अगर दोस्तों चतुर्भुज समानांतर होगा तो समानांतर चतुर्भुज का कोई भी एक विकर्ण मतलब दोनों में से कोई भी एक विकर्ण क्या करता है? उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। जबकि दोस्तों आपका समानांतर चतुर्भुज और आपका आयत दोनों ही समानांतर है, इसलिए इनका जो एक विकर्ण होगा उन्हें 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करेगा। तो ये दोस्तों क्या करता है कि समानता आपका मैच करता है। अब हम बात करते हैं इसके अंतर में। तो इसमें कहा जा रहा है दोस्तों आपको लास्ट वाले अंतर में कि आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, जबकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी। कहने का मतलब दोस्तों कि ये फिक्स आयत में कि इनके जो विकर्ण होंगे वो समान लंबाई के ही होंगे। लेकिन दोस्तों आपके समानांतर चतुर्भुज में ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ऐसा कोई दोस्तों जरूरी नहीं है कि इनके जो दोनों विकर्ण होंगे उनके लंबाई आपस में बराबर ही होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होती है कि इसमें भिन्नता आ जाती है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नावली 3.2 में दिए गए कुल जितने भी दोस्तों आपके प्रश्न है बिल्कुल दोस्तों फुल कॉन्सेप्ट और फुल दोस्तों आपके नॉलेज के साथ समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे प्रश्नों का हल काफी दोस्तों पसंद आया होगा। आपने दोस्तों मेरे वीडियो के माध्यम से काफी दोस्तों आप लोगों ने सीखा होगा कि हम लोग इन प्रश्नों का सोल्यूशन किस प्रकार से कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन का हल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन का हल आप भी कर सकते हैं, कोई भी टीचर कर सकता है, लेकिन हल इस तरीके से कीजिए कि देखने में काफी सुंदर और आकर्षक लगे। यानी देखने में दोस्तों आपका जो कॉपी है जो क्वेश्चन के हल का वो काफी दोस्तों यूनिक लगे, काफी अट्रैक्टिंग लगेगा, ताकि कोई भी अगर आपको देखे तो हाँ ये जो लड़का इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन किया है वो काफी मतलब बेस्ट तरीके से किया है। आप लोग दोस्तों हिंदी से मत भागिए कि मैथ में सारा हिंदी आप ज्यादा दिखाते हैं, तो दोस्तों इतना आपको देना जरूरी है क्योंकि जब तक आप इतना नहीं दे पाइएगा तो दोस्तों आपका जो मैथ का जो दोस्तों कन्वर्जेशन है जो मतलब मैथ में कहा जाता है आपको हिंदी के माध्यम से वो दोस्तों आप बिल्कुल फुल तरीके से नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इससे दोस्तों ऐसा आपको करना बहुत ही जरूरी है। अगर दोस्तों अगर आपको हिंदी से इतना ही डरते हैं तो आगे कॉम्पिटिशन का तैयारी कीजिएगा तो उसमें तो दोस्तों आपको शॉर्ट मारना ही है। उसमें आपको दोस्तों 3-4 सेकंड में एक क्वेश्चन को दोस्तों आपको सोल्यूशन करना है, उसमें कोई भी हिंदी नहीं, बस उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आपको माइंड को क्या करता है यहाँ पर दोस्तों आवश्यकता होती है, बस माइंड यहाँ पर कॉन्सेप्ट करना पड़ता है और आपको क्या करता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग दोस्तों इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इसी तरीके से आगे कुल जितने भी अगर आपके चतुर्भुज से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे तो आप लोग दोस्तों उसका सोल्यूशन बिल्कुल सरल तरीके से करते रहिएगा। आगे दोस्तों मैं जो वीडियो लेकर आऊंगा वो चतुर्भुज से ही संबंधित लेकर आऊंगा जिसमें दोस्तों आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और आप लोग उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम लोग उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग बना सकते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग उसको सरल करने का प्रयास कीजिएगा और मैं दोस्तों क्या करूंगा उसको सरल भी करवा दूंगा। तो ठीक है, तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो काफी नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।